वेलकम टू एमटी लर्निंग्स एक प्रभावी पहल। प्यारे दोस्तों, आज हम सेशन नंबर 4 पर पहुंच चुके हैं। चैप्टर नंबर 2 एंड ऑफ बायोपोलैरिटी हम स्टडी कर रहे हैं और सेशन नंबर 4 में हम कवर करेंगे डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एंड डेमोक्रेटाइजेशन इन सीआईएस। यूएसएसआर का विघटन के बाद लोकतांत्रिक राजनीति और लोकतांत्रिकरण। प्यारे दोस्तों, जब यूएसएसआर का विघटन हुआ तो उसमें लगभग 16 देश शामिल थे और 16 देशों के अंदर किस प्रकार से लोकतंत्र और लोकतंत्र की प्रक्रिया चली, वहां पर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स किस तरीके से चली, डेमोक्रेसी आई या नहीं आई, क्या हालात रहे डेमोक्रेसी के, ये सारे के सारे जो घटक हैं हम इस सेशन में पढ़ेंगे। आइए मैप के जरिए समझते हैं कि असल में जो सीआईएस कंट्री है, जो यूएसएसआर है, उस सीआईएस कंट्रीज में कौन कौन सी कंट्री की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो कहाँ पर है। देखिए, उत्तर की दिशा में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एस्टोनिया, लाटविया, लुथानिया और कुछ पार्ट रशिया का भी है। फिर आप नीचे आके देखेंगे तो ये यूक्रेन है। और इसके अलावा आप दक्षिण की दिशा में साउथ में देखेंगे तो यहाँ पर जो है किर्गिस्तान है, उज्बेकिस्तान है। इसको सेंट्रल एशिया कहा जाता है। तो प्यारे दोस्तों, ये पूरा का पूरा जो है एक दौर में यूएसएसआर रहा है। और यूएसएसआर के विघटन के बाद disintegration of a USSR that created a multiple countries. These countries have formed a proper CIS group. Not all the countries has formed a proper CIS group, but some of the countries has formed. So let me consider it. आइए जरा इसको समझते हैं कि कौन कौन सी कंट्री ने जो है सीआईएस ग्रुप को बनाया। सीआईएस के बारे में समझते हैं। देखिए, सीआईएस की फुल फॉर्म क्या है? कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। क्या है? कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। देखिए, तो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट इज अ रीजनल इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये रीजनल इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है कि जो रीजनल लेवल पर जो आपस में देश सब मिलकर के एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाते हैं उसको बोलते हैं रीजनल इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। द सीआईएस इनकरेज द कोऑपरेशन इन इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और मिलिट्री अफेयर। इन तीन लेवल पर वो कोऑपरेशन करते हैं। ठीक है। सर्टेन पावर रिलेटिंग टू द कोऑर्डिनेशन ऑफ अ ट्रेड, फाइनेंस, लॉ मेकिंग, सिक्योरिटी। तो व्यापार और कानून की दिशा में भी जो है ये लोग काम करते हैं। इट हैज प्रॉम्प्टेड द कोऑपरेशन ऑन द क्रॉस बॉर्डर क्राइम प्रिवेंशन। तो क्षेत्रीय स्तर पर जो आपस में क्राइम है, क्योंकि सभी स्टेट आपस में बाउंड्री शेयर करते हैं ना, तो क्रिमिनल भी होंगे, क्राइम एक कंट्री से दूसरी कंट्री पहुंचता होगा, तो क्राइम के लेवल पर भी ये लोग टॉक करते हैं, बातचीत करते हैं, मसले को हल करते हैं। एक दौर में तो सभी देश आपस में एक ही रहे हैं, लेकिन चूंकि अचानक से विघटन हो गया, अब उसके बाद जो है आपस में कोऑपरेशन करके अपने इश्यूज को डिसॉल्व करते हैं, इसको रिजॉल्व करते हैं। अब कौन कौन से स्टेट जो है वो सीआईएस का ग्रुप का पार्ट है? अर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मोल्दोवा, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। ये मेजर कंट्री हैं जो सीआईएस का मेजरली पार्ट रही हैं। ठीक है। देखिए, सीआईएसआर में सारी कंट्री जो है यूएसएसआर का हिस्सा थी, ऐसा नहीं था। यूएसएसआर से निकलने के बाद कुछ कंट्री ने ही सीआईएस का ग्रुप का शामिल किया, बाकी कंट्री ने नहीं किया। बाल्टिक स्टेट जो है वो इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है। सीआईएस चार्टर वाज सेट विद द बेसिक रूल फॉर दिस ऑपरेशन वाज अडॉप्टेड 1993। तो 1993 में जो है इन्होंने अपना चार्टर को अडॉप्ट किया था। यूएसएसआर कब कोलैप्स हुआ प्यारे दोस्तों? वो कोलैप्स हुआ था 1991 में। और 1991 के बाद 1993 में सीआईएस को फॉर्म कर लिया गया। और ये एक इकोनॉमिक यूनियन के तरीके से भी काम कर रहा है। इकोनॉमिक यूनियन का मतलब जैसे यूरोपियन यूनियन और बहुत सारी जो इकोनॉमिक ग्रुप्स हैं, वैसे ही ये इकोनॉमिक ग्रुप्स भी एक तरीके से काम कर रहा है। इस मैप के जरिए, हम इस चार्ट के जरिए सीआईएस को और अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए, ब्लू कलर का जो पोर्शन आप देख रहे हैं, तो ब्लू कलर के पोर्शन के अंदर जो फ्लैग्स आपको दिख रहे हैं, यही कंट्री सीआईएस का पार्ट है। इसके अलावा कुछ कंट्रीज जो है वो सीआईएस का पार्ट नहीं है। देखिए, बाल्टिक असेंबली है, कम्युनिटी फॉर डेमोक्रेसी एंड राइट्स ऑफ नेशन है। ठीक है। इसके अलावा सीआईएस एफटीए है, ये फुल फॉर्म दे रखी है आपको, देखिएगा। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट फ्री ट्रेड एरिया, यूरेशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल एशियन कोऑपरेशन, कॉमन इकोनॉमिक स्पेस। ये सारे के सारे ग्रुप जो हैं जिन कंट्रीज ने आपस में मिलकर के बना रखे हैं। आप एक एक करके पॉज करके ध्यान से इसको पढ़िएगा, मैप को अच्छे से देखिए। बेलारूस के बारे में समझते हैं। हम एक एक करके कंट्रीज की जो है पॉलिटिकल कंडीशन को समझेंगे, तभी हम बेहतर तरीके से जान पाएंगे कि वहां पर डेमोक्रेसी किस तरीके से आई है या नहीं आई है। देखिए, बेलारूस के अंदर क्या हो रहा है? कैपिटल क्या है बेलारूस की? मिन्स्क है। पॉपुलेशन कितनी है? 9.4 मिलियन है। तो रूलिंग बाय अलेक्जेंडर लुशेंको। तो अलेक्जेंडर लुशेंको जो है लगभग 20 साल से वहां राज कर रहे हैं और अभी भी वही राज कर रहे हैं। लुशेंको वोन अ फ्री प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 1994 में वो इलेक्शन जीते और उनके चुनाव के ऊपर लगातार जो है भ्रष्टाचार के आरोप लगे, एंटी करप्शन के ऊपर उनके आरोप लगे। ठीक है। उनकी सत्ता जो है लगातार संविधान को बदलने की कोशिश करती रही। संविधान को बदल करके जो है उन्होंने अपनी पावर को अनलिमिटेड कर लिया, एक्सटेंड करते चले गए पावर को। आज भी वही प्रेसिडेंट बने हुए हैं। ठीक है। मीडिया को हैरेस करने के उनके ऊपर आरोप हैं, अपने अपोजिशन को जो है परेशान करने के, जेल में डालने के उनके आरोप हैं। उनके ऊपर कई इकोनॉमिक सैंक्शन और ट्रैवल बैन भी लगाए हैं।
लगाए गए हैं, क्योंकि उनकी जो ये जो हरकतें हैं, ये जो स्थिति है, इस कारण से यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के साथ भी इनके रिश्ते खराब हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इनकी सत्ता के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा है और ये तानाशाह के तरीके से अपना शासन चला रहे हैं। और इनके जो क्लोज टाई है वो रशिया ही है। रशिया के साथ इनके बहुत अच्छे संबंध है। रशिया जो है इनके साथ बिजनेस डीलिंग भी करता है, लेकिन कई बार जो है रशिया और इनके भी रिश्ते खराब हो जाते हैं। किस कारण से? पैसों को लेकर के, क्योंकि चूंकि भ्रष्टाचार यहाँ बहुत ज्यादा है। तो ये जो है अलेक्जेंडर लुशांको, देखिए हमने इनकी फोटो भी लगा रखी है। तो अलेक्जेंडर लुशांको जो है, जो कर्जा है वो भी वापस नहीं देते हैं, जिस कारण से रशिया और बेलारूस के रिश्ते खराब हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोकतंत्र की स्थिति देख सकते हैं कि ठीक ठाक नहीं है, लोकतंत्र है ही नहीं, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। अजरबैजान को देखिए, अजरबैजान की जो आप ज्योग्राफिकल लोकेशन देखेंगे, इसके पास में क्या है? कैप्सियन सी है। बेसिकली ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। लैंडलॉक्ड कंट्री क्यों है? क्योंकि जो कैप्सियन सी के पास आप देख रहे हैं, ये सी जो है ओपन सी नहीं है, ये भी क्लोज्ड है, चारों तरफ से बंद है। ये बेसिकली एक लेक है, एक झील है। ठीक है, तो ये चारों तरफ से बंद है, इसीलिए इस कंट्री को जो है हम ओशियनिक कंट्री या ओपन कंट्री नहीं कह सकते, इसी कंट्री को हम लैंडलॉक्ड कंट्री भी कहेंगे। देखिए अजरबैजान के साथ जो रिलेशन है, अर्मानिया, अर्मानिया जो कंट्री है, अर्मानिया और अजरबैजान के रिश्ते अच्छे नहीं है। दोनों के बीच में जो है लड़ाई झगड़े युद्ध की स्थिति रही है। 94 में जाकर के दोनों के बीच में कुछ सॉर्ट आउट हुआ था। उसके बाद जो पॉलिटिकल क्योस इन बैकू, बैकू क्या है? उसकी राजधानी है बैकू। 1993 इनेबल द पॉलिटिकल कमबैक ऑफ हैदर अलीवी। ठीक है, हैदर अलीवी कौन थे? वो पहले कम्युनिस्ट पार्टी के ही जो है लीडर थे, जो वहां पर राज कर रहे थे। लेकिन वहां पर जो है डेमोक्रेसी ठीक ठाक नहीं रही, तो हैदर अलीवी ने आकर के पावर को गेन कर लिया। अब हैदर अलीवी ने क्या किया? उन्होंने जो है, जो कि यहाँ पर रिसोर्सेज बहुत ज्यादा थे, तो रिसोर्सेज को उन्होंने टेक ओवर कर लिया। ठीक है, उसको जो है पॉलिटिकली इकोनॉमिकली यूटिलाइज किया रिसोर्सेज को। ठीक है, कंपनी को जो है मुनाफा कमाया, देश को मुनाफा कमा करके दिया, तेल को बेचा उन्होंने, जिस कारण से वहां पर अच्छी खासी इकोनॉमी डेवलप होना शुरू हो गया। लेकिन इकोनॉमी डेवलप हुआ है तो डेमोक्रेसी स्टेबल नहीं है, करप्शन बहुत ज्यादा है। और करप्शन ज्यादा होने के कारण उन्होंने देखा कि जो है उनकी सरकार के ऊपर अटैक हो रहे हैं, तो उन्होंने अपने बेटे जो है इल्हम, इल्हम को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। और बाद में जो इल्हम है वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन जीत गए, और आज की स्थिति में भी उन्हीं की सरकार चल रही है, वही प्रेसिडेंट है। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि वहां पर जो है डेमोक्रेसी आ नहीं पा रही है, सत्ता जो है एक के बाद निकल के दूसरे के हाथ में आ रही है, तो वो करप्शन कर रहा है। ठीक है, जिसके हाथ में पावर आ रही है वो छोड़ नहीं रहा है, वो लंबे समय तक पावर में बना रहना चाहता है। तो ये सारी की सारी परिस्थितियां हैं यूएसएसआर के बाद के हालातों पर। यूएसएसआर तो खत्म हो गया, लेकिन जो कंट्रीज थी वहां पर डेमोक्रेटिक कंडीशन इस तरीके से चली, या ये कहें कि डेमोक्रेसी आ ही नहीं पाई, जबकि वह सारे देश यूएसएसआर से अलग हुए थे ताकि उनको डेमोक्रेसी वो जी सके, लेकिन डेमोक्रेसी तो नहीं आई वहां पर। देखते हैं जॉर्जिया को। देखिए जॉर्जिया भी जो है ये एक ओपन पीस, ओपन ब्लैक सी के पास है, ओपन कंट्री है। ठीक है, जॉर्जिया जो है एक इंपॉर्टेंट कंट्री है। द परवेसिव करप्शन एंड मिसमैनेजमेंट, यहाँ पर भी भ्रष्टाचार की वही स्थिति है, करप्शन की वही स्थिति है। मिखेल साक्शवाली जो है करके एक व्यक्ति सज्जन हुए हैं, और मिखेल साक्शवाली ने जो है वहां पर रोज रिवोल्यूशन किया है, वहां पर एक क्रांति करी है, जिसको रोज रिवोल्यूशन का नाम कहा जाता है। रोज रिवॉल्यूशन में मुख्य तौर पर क्या हुआ था कि बेसिकली 10,000 करीब जो है डेमोन्स्ट्रेटर थे, वो गलियों में आए, सड़कों पर आ गए, जो है सरकार के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया। और जो वहां के जो प्रेसिडेंट थे एडवर्ड शेकवर्धन दे, अ मैन हु रूल्ड जॉर्जिया मोर देन 30 ईयर्स, वो भी 30 साल से ज्यादा राज कर रहे थे, और वो भी कम्युनिस्ट पार्टी से ही जुड़े हुए थे। ठीक है, और उनके खिलाफ वही करप्शन के आरोप, वही मिसमैनेजमेंट, ठीक है, मैसिव करप्शन। ठीक है, ये सारी की सारी सिचुएशन वहां पर रही है। लेकिन चूंकि 2004 में दोबारा इलेक्शन होते हैं, नई गवर्नमेंट आती है, और नई गवर्नमेंट जो है वो भी उस तरीके से डेमोन्स्ट्रेटर के साथ डील नहीं करती है, करप्शन वो फिर भी जारी रहता है जॉर्जिया के अंदर। इन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स यूज ऑफ फोर्स बाय पुलिस टू ब्रेक अप अ मास प्रोटेस्ट इन लेट 2001, और जो पुलिस है वो भी मास प्रोटेस्ट के ऊपर जो है अत्याचार कर रही है। और यही कहा जा रहा है कि जो साक्ष्य वाली है वो भी वो ठीक से काम नहीं कर रहे, उनके भी जो अधिकार है, ठीक है, उनकी उसकी भी आलोचना हो रही है कि वो जो उनका जो लोकतांत्रिक तरीका है उसकी भी आलोचना हो रही है, वो भी ठीक से काम नहीं कर रही है। तो जॉर्जिया की भी कंडीशन लगभग वैसी ही रही है, रिवोल्यूशन हुआ लेकिन रिवोल्यूशन के बाद भी वहां पर डेमोक्रेसी नहीं आ पाई है। देखिए डेमोक्राइजेशन पोस्ट सोवियत कंट्री वेरी मच इन a different condition which was not assumed by the protester during the सोवियत एरा। देखिए सोवियत एरा के टाइम पर जो प्रोटेस्टर ने सोचा था कि हम वहां पर डेमोक्रेसी लेकर के आएंगे, वो वहां पर नहीं आ पाई है। ठीक है, चाहे बाल्टिक स्टेट की बात करें, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, इसको जो है हाइब्रिड कंट्रीज कहा जाता है। हाइब्रिड कंट्रीज का मतलब होता है ऑर्गेनिक तरीके से चलने वाली कंट्रीज, जो मतलब कि एक तरीके से समझिए जो संस्थाओं के ऊपर चलती है।
ठीक है। तो हाइब्रिड कंट्रीज को दो प्रकार में बांटा गया है यहाँ पर, दो प्रकार में। एक वो कंट्री जहाँ पर इलिबरल डेमोक्रेसी है, यहाँ पे कि लोकतंत्र है लेकिन इलिबरल है, जिसको चुनावी लोकतंत्र कहा जाता है कि चुनाव तो हो रहे हैं लेकिन भ्रष्टाचार इतना ज्यादा है कि डेमोक्रेसी लगता ही नहीं है। और दूसरी है इलेक्टोरल अथॉरिटेरियनिज्म। दिस प्रोसेस इज आल्सो नोन एज द थर्ड वे फॉर डेमोक्रेसी कंट्री ऑफ द फॉर्मर सोवियत यूनियन हैव बीन अफेक्टेड साइमल्टेनियसली। और जो इलेक्टोरल अथॉरिटेरियनिज्म है वहां पर क्या है कि पूरे तरीके से जो है तानाशाही है, चुनाव हो रहे हैं लेकिन तानाशाही तरीके से राज हो रहा है। और जो पहले वाली है वहां पर डेमोक्रेसी है लेकिन एक तरीके से कहें कि इलिबरल है, जनता को अधिकार नहीं मिल रहे हैं। तो दो प्रकार की स्थिति वहां पर है, एक तरफ लोकतंत्र है, जनता को अधिकार नहीं है, और दूसरी तरफ लोकतंत्र की कोई चीज नहीं है, केवल चुनाव हो रहे हैं और तानाशाही तरीके से काम हो रहा है। ठीक है। वहां की आंतरिक स्थिति बहुत खराब है। क्यों इसलिए खराब है? क्योंकि वो लोग जो है यूएसएसआर से निकल करके आए हैं और वहां पर जो है उनकी टेंडेंसी डेमोक्रेटिक नहीं है, यानी कि उनको लोकतंत्र आता ही नहीं है, लोकतंत्र का रवैया होता कैसा है उनको नहीं पता है। आप रोज रिवॉल्यूशन की बात करें, जॉर्जिया में ट्यूलिप रिवॉल्यूशन हुआ है, किर्जिगा में ऑरेंज रिवॉल्यूशन हुआ है, यूक्रेन में ट्विटर रिवॉल्यूशन हुआ है, मोल्दोवा में। ये सारी कंट्री को हम आगे पढ़ेंगे एक एक करके। ठीक है, मेजर कंट्रीज को पढ़ेंगे, सबको नहीं पढ़ेंगे, तो इसके जरिए हम समझेंगे कि वहां के हालात क्या रहे हैं। एज रिगार्ड द रिवॉल्यूशन इन जॉर्जिया एंड यूक्रेन एंड द पॉलिटिकल डेवलपमेंट अकम्पनी देम, सेवरल कॉमन फीचर विच इज मोर इंपॉर्टेंट ओरिजिन कैन बी आइडेंटिफाइड। और इन सभी के अंदर आप जो है एक जैसे हालातों को ही देखेंगे, करप्शन, अथॉरिटेरियनिज्म यानी कि भ्रष्टाचार और तानाशाही ये चल रही है। ठीक है। और जनता के बीच क्या है? फ्रस्ट्रेशन है, डिसएग्रीमेंट है, जनता बौखलाई हुई है, उनके बीच बीच एक भड़ास है कि लोकतंत्र आ नहीं पा रहा है। Action of a civil disobedience following the announcement of election result were accompanied by demand of essential changes in the existing quasi-democratic political regimes। यानी कि जनता की यही मांग है कि मौजूदा जो सरकार है उनके रवैये को बदलाव किया जाए, वहां पर जो लोकतंत्र है उसको चेंज किया जाए, और जो सरकार है वो संविधान का पालन करे। ठीक है, संविधान आपने बनाया है, अगर आप उसका पालन ही नहीं करेंगे तो फिर लोकतंत्र किस तरीके से चलेगा? और पूरा का पूरा जो संघर्ष हुआ था, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ था, वो तो लोकतंत्र की डिमांड को लेकर के ही हुआ था। तो लोकतंत्र तो आया ही नहीं ना आज तक वहां पर, तो फिर यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या है? और ज्यादातर कंट्रीज जो हैं वो यूएस और यूरोपियन यूनियन के फेवर में आ गई हैं, नेटो के साथ आ गई हैं, लेकिन इन सब के आने के साथ भी वहां पर डेमोक्रेसी तो नहीं आ पाई है। तो ये पूरी की पूरी स्थिति रही है सीआईएस कंट्री में। कुछ कंट्रीज रह गई है जिनको हम नेक्स्ट स्लाइड में कवर करेंगे प्यारे दोस्तों। अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को शेयर कीजिए, और ज़्यादा सारा वीडियोस को रिपीट करके देखिए। जो अपनी क्वारीज को कमेंट बॉक्स में दीजिए। थैंक यू सो मच।